अब देखो, इससे पहले कि हम इस चीज पे आके बात करें कि एक बार फिर से टेन हैग ने कहां गलती कर दी, आई थिंक हमको इस चीज पे बात करनी चाहिए कि बर्नमथ ने क्या चीजें सही करी हैं। देखो, अगर अटेम्प्टेड शॉट्स की बात करें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नमथ के पेनल्टी बॉक्स में या फिर उसके आसपास जितने अटेम्प्ट करे हैं वो काफी हाई नंबर है। ये दो चीज इंप्लाई करता है। पहला ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो प्रेजेंस थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। अमूमन नहीं देखा जाता क्योंकि पिंग पोंग गेम खेला जाता, लेकिन यहां पर नहीं देखा गया। यहां पर प्रेजेंस सस्टेनेबल थी और कंसिस्टेंट भी थी। दूसरी चीज थी कि उनका यहां पर एक तरीके से इट्टू सा एक्सजी काफी ज्यादा था, यानी कि जो डिफरेंस था कि हाँ भाई एक शॉट ऑन टारगेट है और गोल में कन्वर्ट होने का वो भी काफी कम था। तो गोल हुए क्यों नहीं? देखो, यहां पर इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये है कि अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की खुद की बात करें तो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक जो चीज ऊपर की गई है जिसने बिल्कुल ही ओवरटेक किया है इस पर्टिकुलर फैक्टर को, वो था बर्नमथ की डिफेंडिंग। अब देखो सब, एरिक टेन हैग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मीमचेस्टर यूनाइटेड, मार्कस रैशवर्ड, गार्नाचो, होयलैंड, स्कॉट मैकटोमिने, इस पे तो भरी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने इस डिस्कशन में, इस मैच के डिस्कशन में इस चीज को पॉइंट नहीं उठाया किस तरीके से बर्नमथ ने प्रेजेंस को नलिफाई किया है, चाहे अपने बॉडी को फेंकना हो, चाहे यहां पर डाइविंग टैकल की बात करें, चाहे यहां पर वॉल बनाना हो, चाहे यहां पर उनके गोलकीपर की हैंडलिंग की बात करें, हर उस प्रेशर को सस्टेन उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से कराया। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर बर्नमथ की विद पोजीशन क्या स्ट्रैटेजी थी। देखो, बर्नमथ का सिंपल था कि उनके पास एरियल थ्रेट है, कोई वंडर नहीं है। यहां पर उन्होंने यहां पर 3 में से 2 गोल सेट, आप कह सकते हो कि डेड बॉल या फिर हेडर से मारा है, ठीक है। उसमें अगर आप पहले गोल की बात करो तो जो फ्लिक था, वहां पर मैं फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बार को ज्यादा कम कोसूंगा, क्योंकि ठीक है दैट वाज अ फ्लूक गोल। आप कह सकते हो कि वो एक अच्छा गोल था, अच्छा ऑर्केस्ट्रेटेड गोल था, लेकिन वहां पर यूनाइटेड ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। मैगवायर थोड़ा पीछे रह गया, उन्होंने यहां पर उस चीज को देख नहीं सकता था। लेकिन अगर आप बात के 2 गोल की बात करोगे तो साफ बताता था कि बर्नमथ की जो स्ट्रैटेजी थी वो कितनी ज्यादा सोची समझी थी और उन्होंने टारगेट भी करा। पहली चीज क्लिनिकलनेस, दूसरी चीज यहां पर रेमिस्टिक, लाइक मैगवायर की हाइट एंड देन लूक शॉ और यहां पर रेगुलॉन, दोनों में से कोई भी एरियल थ्रेट कर नहीं सकता था। इसलिए अगर उनके विंगर्स की बात करें तो उसकी भी कद घाटी और एरियल प्रेजेंस उतना ही था जितना यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का था। यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यूनाइटेड को ये एरिक टेन हैग का ये जो बायस है कहो या फिर स्टबननेस कहो ना, ये उसे ले डूबेगी। अगर आपके पास वरान है और आपको चाहिए कि मेरा जो लेफ्ट साइड सेंटर बैक है वो तो लेफ्ट वाला ही होना चाहिए क्योंकि वहां एंगल बढ़िया आएंगे। लूक शॉ एज अ सेंटर बैक ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट बैक बहुत सही खेल सकता है, नो पर्सनल एजेंडा अगेंस्ट रेगुलॉन, लेकिन फिर भी लूक शॉ लेफ्ट बैक से बहुत बढ़िया खेल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वरान आता गेम चेंज हो जाता, ये हो जाता, फलाना हो जाता, लेकिन अभी के टाइप में अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन और सिचुएशन को देख के वरान आज बेटर चीज कर सकता था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहां पर तो ये बायसनेस तो हटानी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर ऐसे ही आप कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपोज होते रहोगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपने अटैक के सबसे कीमती हीरे की बात करें, रिसेंसी बायस कहेगा स्कॉट मैकटोमिने, अटैकिंग हीरे की अगर हम बात करें वो आउटपुट का हीरा है। ब्रूनो फर्नांडिस इज द मोस्ट प्रेशियस प्लेयर जो कि हमारे पास है। उसकी अगर हम बॉल्स की बात करें, उसकी अगर हम वर्क रेट की बात करें, उसमें कोई भी कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर वही एक प्लेयर मेरे को हर एक एरिया में दिखता रहेगा और सिर्फ स्कॉट मैकटोमिने को हर रोल से सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है कि वो यहां पर आउटपुट दे, जो कि अगेन रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है हम तारीफ कर सकते हैं स्कॉट मैकटोमिने की, हम यहां पर तारीफ कर सकते हैं किस तरीके से गोल सारे आउटपुट आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। जिस दिन टीम्स ने पिक आउट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया, ना अमराबाद रोक पाएगा और ना ब्रूनो रोक पाएगा, क्योंकि ब्रूनो ना घर का है ना घाट का है, बिकॉज ही हैजंट, उसके पास उसका प्ले स्टाइल बेलिंगम स्टाइल नहीं है। बेलिंगम ये रियल मैड्रिड में करता आ रहा है, कर सकता है, और उसके पीछे भी अगेन है कि बेलिंगम के पास प्ले स्टाइल्स हैं सपोर्ट करने के लिए, यहां पर नहीं है। अमराबाद के पास वो चीज नहीं है। अमराबाद को आज मैं बहुत ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगेन अमराबाद को ब्लेम से छोड़ूंगा भी नहीं। स्कॉट मैकटोमिने पे जो बेट है कि स्कॉट मैकटोमिने के पास आएगी, वो उसको आउटपुट पे कन्वर्ट करेगा, ये बैकफायर करेगा और पक्की तरीके से बैकफायर करेगा हर गेम में। जो टीम आपके मिडफील्ड को यहां पर फिजिकली अगर हम बात करें, फिर टैक्टिकली बात करें, आउट नंबर और आउटक्लास कर देगी, वहां पर यूनाइटेड बहुत ज्यादा पीछे होगी। दूसरी चीज मेरे को लगता है कि होयलैंड को इस गेम में नहीं खिलाया गया, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि मार्शियल
को एक भी ड्रिबल नहीं करा, 0 शॉट्स ऑन टारगेट है। और यहां पर उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जिस तरीके से इंटेंट दिख रहा था शुरुआत से लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो यही था कि आप कट इनसाइड कर रहे हो। एक ऐसे सेंटर फॉरवर्ड की बहुत जरूरत थी जिसकी कहते हैं ना कि बॉक्स में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। यस ठीक है, हॉयलैंड के प्रीमियर लीग में गोल नहीं आया, लेकिन वो हमको थ्रेट बहुत ज्यादा देता है, काफी ज्यादा थ्रेट देता है। तो मार्शियल ने प्रूफ नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। और आने वाले टाइम में मार्शियल को मैं स्टार्टिंग 11 में देखता भी नहीं हूं, क्योंकि उसने फिर अगेन वही वाली बात है कि डिजर्व नहीं करा। अगर हॉयलैंड के 0 प्रीमियर लीग गोल्स हैं, लेकिन फिर भी अगर अंडरलाइन स्टैट्स की बात करोगे तो मार्शियल कुछ ऐसा ऑफर नहीं कर रहा कि वो उसको टॉपल कर दे। ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड, अभी भी सब लोग कहेंगे कि सैक टनहैक, सैक ये सैक वो, मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट इन द टाइटल रेस, कभी थी भी नहीं, कभी होना भी नहीं था उनको। वो टॉप 4 की रेस में बनते हुए दिख रहे हैं, टॉप 5 की रेस है, क्योंकि 5 चैंपियन लीग स्पॉट्स है इस बार, तो और बच गए। दूसरी चीज यही है कि इट्स नॉट अबाउट द मैनेजमेंट जो कि हड़बड़ा रहा है, इट्स अबाउट द फैन बेस। और अब फैन बेस को समझ जाना चाहिए कि इस टीम से आपको नहीं कुछ एक्सपेक्ट करना। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर रियल मैड्रिड की, रियल मैड्रिड अच्छा खेली, पॉइंट्स यहां पर आप कह सकते हो कि ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन जिसने ये गेम देखा है उसको पता है रियल बेटिस अच्छी टीम है, अच्छा खेली है। रीसेंट फॉर्म पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन अगर कोई वर्ल्डली आपके अगेंस्ट स्कोर कर देता तो आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जिस तरीके की इंजरीज हमारे अगेंस्ट चल रही है, जिस तरीके के यहाँ पर हमारे की प्लेयर्स गायब हैं, और जिस तरीके का गेम हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में रियल मैड्रिड काफी फ्लूइड खेल रही है। हमारे जो स्ट्रेंथ है हम अभी भी उस पर खेल रहे हैं, हमारी जो वीकनेस है हाँ वो वीकनेस अभी भी है। अगर स्ट्रेंथ वही है तो वीकनेस भी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि ओवरऑल रियल मैड्रिड ने अच्छा गेम खेला। अगर कुछ पॉइंट्स की हम बात करें, सबसे पहले रियल बेटिस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात है 5 एट द बैक के साथ खेल रहे थे, क्योंकि उनको विंग से और जो बेलिंगम वगैरह जो थर्ड मैन मिडफील्ड वाला जो रन आता है पेनल्टी बॉक्स में, उसको लिमिट करना था। बहुत हद तक वो कर भी पा रहे थे। पहला हाफ तो केजी रहा था, मैं कहूंगा कि 100 चांसेस थे, क्लियर कट चांसेस कोई नहीं क्रिएट कर पा रहा था। दूसरी चीज थी कि यहां पर इसको पे वो बहुत डिपेंडेंट थे। और विलियम होजे की बात करें तो वो प्लेयर भी काफी ज्यादा इंफ्लुएंशियल था पूरे अटैकिंग सीक्वेंस में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड ने अच्छा कोप अप किया। मैड्रिड की फीचर्स की बात करें, डबल पिवट अभी भी जारी है, होना भी चाहिए। फादे वालवर्दे का टोनी क्रूज के फिजिकल इंपैक्ट को, या फिर हम कहें कि लैक ऑफ इंपैक्ट को कवर करना या कंपेंसेट करना बहुत अंडररेटेड है। उसकी बॉल प्रोग्रेशन की पावर बहुत अंडररेटेड है। उसका मिडफील्ड में प्रेजेंस होना अपने आप में काफी बड़ी बात है। एक चीज ये है कि बेलिंगम, मॉड्रिच, अगेन पहले भी मैंने कहा है, आज के मैच में भी प्रूफ हो गया। अगर मॉड्रिच और बेलिंगम एक साथ खेल रहे हैं तो आप मान के चलो कि बेलिंगम फॉल्स 9 की तरह खेलेगा, यानी कि बेलिंगम बिल्डअप में काम नहीं करेगा। बेलिंगम एक तरीके से फोकल पॉइंट हो सकता है और आउटपुट दे सकता है, प्रॉपर स्कॉट मैकटोमिनई है, ठीक है। कंपेयर नहीं कर रहा मैं, बस रोल की बात कर रहा हूं कि इजी लैंग्वेज में ये रोल हो सकता है। वो बिल्डअप का काम मॉड्रिच को दिया जाएगा। मॉड्रिच बाहर गया, सबायोस अंदर आया, सिंपल। बेलिंगम को आप वापस से बिल्डअप में ले आते हो, क्योंकि उसी के साथ फिर आपने यहां पर जोसेलू को आगे डाल दिया था। रोड्रिगो को वो काम दिया है, विनीसियस को। अभी देखो इसमें सेंस बनाता है, रोड्रिगो विंग पे कितना अच्छा है, नहीं है, स्ट्राइकर है, कंपोजर है, बिटवीन द लाइंस। रोड्रिगो के पास इस समय कॉन्फिडेंस है। जो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ है, पिछले 8 गेम में 8 गोल मारे हैं, ठीक है, इसमें नहीं मारे तो 9 गेम्स में 8 गोल हो गए। उसके पास कॉन्फिडेंस है, 1-on-1 टेक में भी वो टेक ऑन कर पा रहा था, ड्रिबल पास कर पा रहा था, अच्छा गेम खेल रहा था, बढ़िया गेम था। लेकिन अगेन बेलिंगम का यहां पर गोल आया, और बेलिंगम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो फ्लिक्स, वो कम स्पेसेस में पास निकालना, कम स्पेसेस पे अपने लिए स्पेस क्रिएट करना, रन्स बनाना, कॉन्स्टेंटली बॉल को डिमांड करना, और एक काफी कंपोज्ड यहां पर फिनिश उसने किया है। जो वीकनेस है, लुनिन का अच्छा सेव आया, 2 बढ़िया सेव थे। मेरे को लगता है आज के इस रिव्यू में हम लोग गोलकीपर से बहुत बात करने वाले हैं। लुनिन का बढ़िया सेव था। 2 चीज अभी भी हम नहीं समझ पा रहे, पेनल्टी बॉक्स में किसी का सीक्वेंस बन रहा है, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। बहुत चांस पे आयोजे पेरेस और यहां पर इसको में काफी अच्छे सीक्वेंसेस बने थे, या तो उन्होंने अपना फाइनल पास बेकार कर दिया, या फिर हमारे में से अच्छा हमने एक लास्ट मैन टैकल या फिर एक अच्छा सेव आ गया। क्रॉसेस तो संभलते ही नहीं है, ना आलाबा पे संभलते हैं, और रोडिगर पे बारी नहीं आती। मेरे को लगता है कि आलाबा काफी खराब है इन मामले में। 90th मिनट पे इसको का एक हेडर था जो कि गोल पोस्ट पे लगा, वो इसका प्राइम एग्जांपल है कि यहां पर बॉल डाल दो, और इसको जैसा प्लेयर भी अगर हेडर ले पा रहा है तो बेकार ही है, मतलब सारी चीजें फिर बेकार है। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि इंजरीज और पूरे रियल मैड्रिड कंटेक्स्ट को समझते हुए डेफिनेटली बार्सिलोना वर्सेस गिरोना का मैच है,
टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूं कि बार्सिलोना ही हार जाए। उसके पीछे का राइवलरी भी रीजन भी आप मान सकते हो, लेकिन एक रीजन ये भी है कि मैं गिरोना, काफी लोग कहेंगे कि गिरोना अगर हार गई तो बार्सिलोना, गिरोना, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड सब आसपास हो जाएंगे। नहीं चाहिए। बार्सिलोना मोमेंटम पे आ गई, वो शिफ्ट कर दिया, एथलेटिको को हरा दिया, और यहाँ पर आप देखो पोर्तो को हरा दिया, गिरोना को हरा दिया, शिफ्ट हो जाएगा मोमेंटम। और मैं लॉन्ग टर्म बैटल गिरोना के साथ ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन बार्सिलोना। ठीक है, समझो ना बात को। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब बायर्न की, भाई फ्रैंकफर्ट ने बायर्न के पुत्र थपेड़ दिए, और सही बात बताऊं तो यहां पर इट वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब सामने वाली टीम का मास्टर क्लास आया, फ्रैंकफर्ट का क्वेश्चनेबल तो टुकल का ही है। देखो मैंने जब बायर्न के मैचेस कवर करे, मैंने कहा है कि इस बायर्न में वो रूथलेसनेस है ही नहीं, क्योंकि असल में क्या है कि टुकल का गेम ना बड़ा पैसिव है। एक वो वैसे ही पैसिव मैनेजर है, दूसरा ये है कि वो और भी ज्यादा बायर्न में पैसिव हो गया क्योंकि बायर्न में इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हैरी केन है, यहाँ पर कोमन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चुपमोटिंग, मुलर वगैरह, ये सारे के सारे प्लेयर्स अपने आप में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और क्लच कर सकते हैं, हैरी केन बीइंग द फेस ऑफ इट। आज के उसमें ये हुआ कि जो अगर आपके इंडिविजुअल प्लेयर्स नहीं चलेंगे तो क्या आपके पास काउंटर प्रेस नहीं है? द पॉइंट वाज दिस, 3-0 आप हाफ टाइम पे चले गए। उसके बाद यहां पर आपको चीजें संभालनी थी, क्योंकि मैं सही बताऊं तो पिछले कुछ टाइम से किंग्सले कोमन का गेम बढ़िया नहीं आ रहा, साने का गेम बढ़िया नहीं आ रहा, और यहां पर गोरेट्सका की अगर हम बात करें, इन सबकी परफॉर्मेंस मीडियोकर आ रही है। आपने चुपोमोटिंग को नंबर 10 डाला है। लास्ट टाइम जब इससे पूछा गया था तो भाई ने बताया था कि नंबर 10 पे डालने का रीजन ये है कि बॉक्स में एरियल थ्रेट डिफेंस में और ऑफेंस में बहुत जरूरी है चुपोमोटिंग की। लेकिन चुपोमोटिंग हैरी केन आपको कॉम्बिनेशन पसंद आ सकता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी वेरी सेम थिंग जो स्कॉट मैकटोमिने मार्च काम नहीं करेगा। पेपर पे जो चीज अच्छी लग रही है वो वैसे काम नहीं करेगा, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जोसे लू ने आज मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया रियल मैड्रिड वाले गेम में। ठीक है, तो बात असल में यही है कि जो इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेज है वो अगर लुढ़क गई तो ये सिस्टम उस बेसिस पे बना ही नहीं है कि उसको एलिवेट कर सके। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और टुकल में ये चीज बहुत पहले से दिख रही है। काफी लोग ये कह रहे थे बायर्न के कंसिस्टेंट गेम में कि जीत रहे हैं, लेकिन पहली हार है उनकी सीजन की, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कोई भी टीम हो, आप लेवरकुसन को उठा लो, आप लाइप्जिग को उठा लो, आप कोपेनहेगन को उठा लो, आप यहाँ पर अब आप फ्रैंकफर्ट को उठा लो, जो टीम फिजिकल प्रेजेंस रख सकती है, जो टीम इनको प्रेस कर सकती है। बायर्न की प्रेस मिडफील्ड में वो प्रेस रेजिस्टेंट वाली बात नहीं है, किमिच प्रेस रेजिस्टेंट उस तरीके का नहीं आ रहा कि यहाँ गोरेट्सका की बात करें या फिर अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, वो प्रेस रेजिस्टेंट वाली वाइब नहीं आ रही, वो 1-on-1 टेक वाली बात नहीं आ रही, तो सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सारी चीज मिक्सचर की बात है। फ्रैंकफर्ट की बात करें, शुरुआत से एनर्जेटिक लग रही थी, शुरुआत से इनका प्रेस एग्रेसिव था, यहां पर विनिंग डुअल्स वगैरह थे, और 5-1 बहुत बड़ी हार होती है। 2019 में जब हारे थे फ्रैंकफर्ट से, निको कोविच सैक हो गया था। अगेन कंटेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, मैं बस बता रहा हूं कि यहां पर इतनी बड़ी हार का एक इंपैक्ट होता है। टुकल रियली हैज टू गिव सम आंसर्स, क्योंकि असल में बात यह है कि एक बम्प नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम से बायर्न के अंदर ये चल रहा है कि द टैक्टिक्स, द आइडेंटिटी, द स्टाइल, ये पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा। थॉमस मुलर को नहीं लाया गया। क्या मैं ये कह रहा हूं कि थॉमस मुलर को नहीं लाया गया, चुपोमोटिंग पे सारा ब्लेम नहीं, लेकिन थॉमस मुलर की काउंटर प्रेस की बात करें वो काम कर जाता है। आज मैनुअल नोयर इंजरी का मान लो, उम्र का मान लो, किसी का भी मान लो, यहां पर उसकी परफॉर्मेंस भी खराब ही आई है। Which brings me to the last 2 point matches जो है लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस और एस्टन विला आर्सेनल। साला का रिकॉर्ड गोल आ गया भाई। लेकिन लिवरपूल के साथ ना आप कह सकते हैं जैसे जर्गन क्लॉप ने कहा कि भाई देखो सीधा सी बात है, ये तो स्टोरी ऑफ द सीजन है कि हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं कमबैक। ये तो आम सी बात हो गई कि लिवरपूल कमबैक कर रही है। लेकिन हमेशा से मैं अपने लॉन्ग टर्म में मानता हूं कि लिवरपूल फैंस को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल फैन जो एनालिस्ट जो लाइक इसको एनालाइज करते हैं उनको तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट हमेशा मेंटेन रखना चाहिए कि आप, मैं तो रियल मैड्रिड के भी रखा है हमेशा, कि आप अगर बार बार कमबैक कर रहे हो तो उसका कोई मजा नहीं है, उसका मजा एक बार खराब हो जाता है। क्योंकि लिवरपूल वो गेम्स में कमबैक कर रही है, सब मेंटालिटी पे भी बात करूंगा, कैरेक्टर पे भी बात करूंगा, तारीफ बनती है। कब तक? अगर आप हर हफ्ते उन टीम्स पे कमबैक करने के मूड में हो जहां पर आपको एक्चुअली में जीतना है, तो ये थम जाएगा। लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर 10 में से 10 क्या बात है, अगर इतना कमबैक कर दिया तो आगे भी कर, नहीं, ये थम जाएगा, ये सिलसिला थम जाएगा। आर्सेनल भी इतना इमोशनल रन पे खेल रही थी, लिवरपूल भी वो इमोशनल रन पे खेल रही है, नहीं हो पाएगा। सिटी को आप नहीं बीट कर सकते, इमोशनली सिटी को आप नहीं बीट कर सकते, कैरेक्टर पे आप नहीं बीट कर सकते। यू नीड अ टैक्टिकल सिस्टम। ये चीज क्लॉप को ही पता है, दैट्स व्हाई क्लॉप ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये स्टोरी ऑफ द सीजन तो है, लेकिन हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे। हाउएवर तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगेन
मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता, ठीक है, ऐसे फिर मैं हिपोक्रेट हो जाऊंगा। अगर मैं एक टाइम पे ये कह रहा हूं कि आपको जो गेम आप जीत रहे हो वो तो जीतना ही है, और उसमें भी अगर मैं यहां पर क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मेरे को ये भी कहना पड़ेगा कि अगर यहां पे आज लिवरपूल हार जाती तो मैं ही शायद से क्रिटिसाइज कर रहा था, तो अगेन दैट्स अ गुड थिंग। शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो खो रही है बाकी की टीम्स, ये एस्टन विला ने सिटी का खा दिया, आर्सेनल के खा लिया, लिवरपूल को ये जीतने बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई एम नॉट सेइंग कि लिवरपूल, अब तुम में से काफी कंफ्यूज हो गए भाई तारीफ माने कि बुराई माने। आई थिंक आपको दोनों समझना पड़ेगा, दोनों का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। एज अ वन डे थिंग लिवरपूल ने जो किया है वो उनके कैरेक्टर मेंटालिटी को दिखाता है कि दिस इज हाउ दे आर ट्रेन्ड, ड्रिल्ड है। लॉन्ग टर्म में आप सिटी के अगेंस्ट हो, क्रिस्टल पैलेस या फिर आप फुलम के अगेंस्ट नहीं हो। लॉन्ग टर्म में आप ये चीज हर बार नहीं कर सकते कि कमबैक आएगा ही आएगा। सिस्टम में अभी भी दिक्कत है, लेकिन आज एलिसन ने बहुत बड़ा डिफरेंस बनाया है, 2 बिग सेव करे हैं। कैलेगर को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एलिसन का दिखता है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर तो है। इसी के साथ अगर बात करें आर्सेनल की, भाई एस्टन विला को सीरियस तो लेना पड़ेगा। सिटी को हरा दिया, ब्राइटन को 6 से तोड़ा, टॉटनहम को तोड़ा, अब आर्सेनल को तोड़ दिया। मतलब 2 टीम्स जो कि आपस में टाइटल बिट के लिए कर रहे थे, आर्सेनल उनको तोड़ के अब उनके बीच में घुस गई है। थर्ड पे है, आर्सेनल से जस्ट 1 पॉइंट पीछे, सिटी से ऊपर, लिवरपूल से आई थिंक 2-3 पॉइंट पीछे। भाई उनको अपना गेम पता है। अगर 1-0 की बात करें, सिटी को 1-0 से पहला, आर्सेनल को 1-0 से पहला, ठीक है, उनको पता था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे गोल स्कोर कर दिया, थोड़ा सा लगभग कह लो आप जो भी कह लो। अब उनको अपनी दूसरी स्ट्रेंथ दिखानी थी, दैट वाज देयर डिफेंडिंग, और डिफेंड वो करते हैं, ठीक है। ये आप उनई एमरी के पैसिवनेस कहो, लेकिन जो भी कहो, उनई एमरी को हमेशा से बड़े गेम्स को बॉटल करने के लिए बदनाम किया जाता था। लेकिन ये जो चीजें हैं, अगर आप सिर्फ ये 2 गेम दिखाओगे कि ये तुक्के में जीत गए, तो फिर आपको ब्राइटन का 6-1 वाला दिखाना पड़ेगा, फिर आपको टॉटनहम का 2-1 वाला दिखाना पड़ेगा जो कमबैक था। अगेन आप कह सकते हो कि टॉटनहम पे उन्होंने फायदा उठाया, बट दिस इज हाउ फुटबॉल वर्क्स। अगर आप अपने ओपोनेंट को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते उनकी वीकनेस को, तो फिर खाए कि आप बड़े मैनेजर हो। कंसिस्टेंसी है। अब आने वाले अगर हम गेम्स की बात करें, यूनाइटेड है और बाकी ब्रेंटफोर्ड वगैरह है, ये वो कुछ मैचेस हैं जो कि अगर एस्टन विला यहां पर निकाल लेती है ना, तो आप एस्टन विला को सीरियसली ले सकते हो। किस चीज के लिए? टाइटल के लिए नहीं, टॉप 4 के लिए। क्योंकि इंटरेस्टिंगली है, लोग बहुत जल्दी इस चीज पे कूद जाते हैं कि जैसे जैसे टाइटल वाले पोजीशन के करीब आती है कि हाँ ये टाइटल जीत सकते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। क्योंकि इंजरीज, बम्प, आउट ऑफ फॉर्म, मेंटालिटी, कैरेक्टर, वो चीज सस्टेन करनी आती है, वो आनी चाहिए, वो प्रेशर संभालना चाहिए। वो एस्टन विला बाकी की जो नई टीम्स होती है नहीं संभाल पाती है। दैट्स व्हाई आर्सेनल से अगर हम बात करें, फर्स्ट हाफ मेरे को सही बताऊं तो कंपैरेटिवली बेटर लगा सेकंड हाफ से, लेकिन मेरे को सेकंड हाफ में कुछ क्लिनिकल आइडेंटिटी नहीं दिखी, सीक्वेंस नहीं दिखा, डिस्पाइट वो थोड़े थोड़े यहां पर एस्टन विला के स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पेनल्टी बॉक्स में हग रहे थे। फर्स्ट टच बेकार था, फर्स्ट टाइम टच बेकार है, एनकेतिया का बेकार था, लास्ट के डाइंग सेकंड्स में रन्स ऑफसाइड काफी ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद यहां पर अगर हम गैब्रियल जेसस की बात करें, फर्स्ट टच बेकार है। मतलब ओवरऑल यहां पर मैं कह सकता हूं कि आइडेंटिटी सीक्वेंस कुछ मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पाए इस पूरे गेम में। वन ऑफ गेम्स आप कह सकते हो जहां पर आर्सेनल अपने आप को इंपोज ही नहीं कर पाए। एंड व्हाई इज दिस? क्योंकि एस्टन विला ने करने नहीं दिया।